Hello guys, welcome back to our channel Part 2 Reborn Story of Love and Hate. Chapter 11 आद्या की डेयरी। रात का वक्त, राजवंशी महल। आद्या को जॉब मिल चुकी थी। आद्या अभी जाया जी के कमरे में बैठी थी। हमें आप पर पूरा विश्वास था। आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। जाया जी आद्या के गालों पर अपना हाथ रखकर कहती हैं, इतना विश्वास है आपको हम पे, अगर किसी दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो। उद्धरण चिन्ह। आद्या सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, हमें आप पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। उद्धरण चिन्ह। जाया जी आद्या की आंखों में देखकर कहती हैं। जाया जी अपने मन ही मन कहती हैं, आद्या आपकी वजह से हमें 15 साल बाद एक बच्चे का प्यार मिला। एक आप ही तो है जो हमें एक माँ होने का एहसास कराती है, वरना पिछले 15 साल से एक माँ होते हुए भी माँ की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए थे। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद आद्या अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो फ्रेश होकर अपने अलमारी से एक छोटा सा बॉक्स और साथ में एक डेयरी निकालती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या वो बॉक्स खोलती है। उस बॉक्स में भी वैसा ही एक कंगन था जैसा समर्थ के पास था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर आद्या उस डेयरी खोलती है। वो उस डेयरी के एक एक करके पन्ने पलटने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। डेयरी के पहले पन्ने पर एक छोटी बच्ची की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हैंडराइटिंग भले ही दिखने में छोटी बच्ची की लग रही थी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पर वो हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी। उस हैंडराइटिंग को साफ साफ पढ़ा जा सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या जैसे जैसे पन्ने पलट रही थी, वैसे वैसे वो उस छोटी बच्ची की हैंडराइटिंग और खूबसूरत हो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये हैंडराइटिंग आद्या की ही थी। आद्या इस डेयरी में अपने बचपन से लेकर आज तक जितने भी उसके लाइफ में अच्छे बुरे खास पल आए थे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो सब पल आद्या ने इस डेयरी में लिखे थे। आज आद्या बहुत दिनों बाद इस डेयरी में कुछ लिख रही थी। कुछ देर बाद वो उस डेयरी के हर एक पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते कभी वो हल्का सा हंस देती तो कभी कभी उसके आंखों से आंसू बहाने लगते। वो अभी उस डेयरी को पढ़ ही रही थी कि साइड में रखा उसका फ़ोन बजने लगा। आद्या फ़ोन पर नंबर देखती है तो वहाँ शुभम का नंबर फ्लैश हो रहा था। आद्या बिना वक्त गंवाए फ़ोन उठाती हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आद्या तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक है। पहले आप ये बताइए कि आप ठीक है क्या, और हमने जो कहा था वो आपने किया? उद्धरण चिन्ह। आद्या बेसब्री से पूछती हैं, हाँ आद्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। मैंने दोपहर को ही समर्थ को वो वीडियो भेज दी थी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से शुभम कहता है, आपको किसी ने देखा तो नहीं ना? आप सच में ठीक तो है ना? क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए आप ज़रा अपना ख्याल रखें। उद्धरण चिन्ह। आद्या परेशानी से कहती हैं, हाँ आद्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं अभी बिजनेस ट्रिप से राजस्थान से बाहर आया हूँ, इसलिए तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से शुभम आद्या को समझाते हुए कहता है। कुछ देर ऐसे ही बात कर वो फ़ोन काट देती है। फिर वो उस सुबह के बारे में सोचने लगती है जब उसने शुभम को सुबह फ़ोन किया था। फ्लैशबैक। सुबह जब सब आनंद जी के कमरे से बाहर निकल गए तो आद्या ने अपना फ़ोन उठाकर जल्दी से शुभम का नंबर लगाया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आती है, हेलो आद्या, तुम ठीक हो? हाँ शुभम हम ठीक है, पर अभी इस सब का वक्त नहीं है, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। आद्या कहती हैं, काम? कैसा काम आद्या? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आपको अभी जाकर उर्वशी का पीछा करना है। वो अभी डॉक्टर शर्मा से मिलने गई है, क्योंकि यहाँ समर्थ को डॉक्टर शर्मा का सच पता चल गया है और उन्होंने डॉक्टर शर्मा को अभी महल लाने के लिए कहा है। हमें पूरा यकीन है उर्वशी या तो डॉक्टर शर्मा को अपना मुंह बंद रखने के लिए और पैसे देंगी या फिर उन्हें धमकी देंगी, इसलिए हम चाहते हैं जब वो डॉक्टर शर्मा पैसे देंगी तब आप उसकी वीडियो बनाएं और फिर उस वीडियो समर्थ को भेज दें। क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ आद्या, मैं अभी जाता हूँ। दूसरी तरफ से शुभम कहता है।
शुभम, एक बात याद रखें, आप जब उस वीडियो को भेजेंगे तब आप कोई दूसरा नंबर यूज़ करें, हम नहीं चाहते इस सब में आपका नाम कहीं भी आए। और हाँ, आप अपना ख्याल रखें। आद्या चिंता से कहती हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगा और इन सब में मेरा नाम भी नहीं आएगा। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। बाय। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। प्रेजेंट टाइम। आद्या यही सब याद कर रही थीं। फिर वो अपने मन ही मन कहती हैं, ये बस एक शुरुआत है। हमें यकीन है अगर समर्थ को उस वीडियो पर भरोसा नहीं भी हुआ तो भी उनके मन में एक शक तो बैठ ही जाएगा। समर्थ, हम जानते हैं आप हमें देखना भी पसंद नहीं करते और आप हमारी बातों का विश्वास तब भी नहीं करते जब हम आपको सबूत दिखाते। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सबकी सच्चाई पता चले। अब इस सच्चाई का पता आप ही लगाएंगे, तब शायद आपको आपके अपनों का असली चेहरा पता चले। कुछ देर बाद वो उस बॉक्स और डेयरी को वापस अपने अलमारी में रख देती है और नीचे चली जाती है। वहीं समर्थ का मन आज ऑफिस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसलिए वो आज जल्दी महल वापस आ गया था। आते ही उसकी नज़रें आद्या को इधर उधर ढूंढने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, पर उसे आद्या कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए वो ऊपर कमरे में आ गया पर उसे आद्या वहां भी नहीं दिखी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके दिमाग में अब वो एक्सीडेंट वाली वीडियो घूमने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उस वीडियो को याद करते ही समर्थ को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो आद्या देखना चाहता था। फिर वो वापस नीचे आ गया, तभी उसे आद्या जाया जी के कमरे की तरफ जाते दिखी। उसके हाथ में दूध के ग्लास का ट्रे ले जा रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या को सही सलामत देखकर समर्थ को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वो खुद भी इससे अनजान था, पर कोई था जो दूर से उसे अपनी जलती आंखों के साथ देख रहा था। वो कोई और नहीं, वंदना थी। पिछले कुछ दिनों से वंदना को समर्थ कुछ बदला बदला सा लग रहा था कि जो समर्थ आद्या को देखकर मुस्कुरा ना तो दूर उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, वो आज उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, ये बात वंदना को कुछ अजीब लग रहा था। फिर वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अंडस्को दूसरी तरफ त्रिशूल का घर। त्रिशूल अपने कमरे के बालकनी में बैठकर आद्या के बारे में सोच रहा था। उसे बार बार आद्या की नीली आंखें याद आ रही थी। वो अभी बैठा आद्या के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे में सोहम आ जाता है। सोहम त्रिशूल को ऐसे मुस्कुराता देख हैरान हो जाता है। क्यों त्रिशूल कभी मुश्किल से ही मुस्कुराता था। मुझे लगता है मुझे आंटी को बता ही देना चाहिए कि उनके बेटे ने उनकी बहू ढूंढ ली है, सोहम कहता है। त्रिशूल पीछे पलटकर देखता तो वहां सोहम खड़ा था। वो सोहम को देखकर कहता है, तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सुबह भी तुम माँ के सामने क्या बकवास कर रहे थे। अरे बकवास कहा, पिछले 2 साल से तो आंटी तेरे शादी के पीछे पड़ी है और तुम हो कि हमेशा शादी के नाम से भागते रहते हो। सोहम बेड पर पसरते हुए कहता है, अच्छा तो इतनी जल्दी है माँ को बहू दिलाने की तो तू कर ले ना, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और एक बात याद रख, अगर तुमने आगे से माँ के सामने कुछ भी बकवास की तो तुझे अफ्रीका वाली कंपनी का काम दे दूंगा। त्रिशूल चिढ़ते हुए कहता है, अरे अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तू दिल पर मत ले, मैं दिल से नहीं कह रहा था। सोहम खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है। चैप्टर 12 समर्थ की बेचैनी। इस पर त्रिशूल थोड़ा नर्म आवाज में कहता है, तू जानता तो है, फिर भी चल अब ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, यूं अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहा था। सोहम बात बदलते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, वो लड़की जो हॉस्पिटल से भाग गई थी और हम उसे ढूंढ रहे थे, वो लड़की मिल गई। त्रिशूल एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या, कब, कौन है वो, तुम्हें कहाँ मिली और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सोहम चौंकाते हुए कहता है, अरे बस कल ही उससे मिला था और वो अब हमारे कंपनी में ही काम करने वाली है। त्रिशूल कहता है, हाँ पर वो है कौन और वो तुमसे कैसे मिली। सोहम कहता है। फिर त्रिशूल उसे अपनी और आद्या की मुलाकात से लेकर उसके काम के बारे में सब बता देता है।
त्रिशूल की ये सब बातें सुनकर सोहम हैरानी से त्रिशूल की तरफ देख रहा था। इसका मतलब आज जिस लड़की को हमारी कंपनी में ज्वेलरी डिज़ाइनर की जॉब मिली वो वही लड़की है। सोहम हैरानी से कहता है। त्रिशूल अपना सर हाँ में हिला देता है। इस पर सोहम चिढ़ते हुए कहता है, कल तू उससे मिला और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? अच्छा जी, और मैंने जब तुम्हें ये बात बताने के लिए फ़ोन किया था तो जनाब अपनी 15वीं गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने में बिजी थे और मुझसे फ़ोन पर कहा मैं बिजी हूँ। और सुबह सुबह भी मेरे लाइफ में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कह रहे हैं मुझे अब बता रहा है। तारांकन। त्रिशूल अब थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है। इस पर सोहम जबाई लेने का नाटक करते हुए कहता है, चल यार सुबह बात करते हैं, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वो वहां से खिसक जाता है। राजवंशी महल में आद्या जाया जी के कमरे से आकर सीधे सोने चली जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि उसे कल से ऑफिस भी जाना था, इस वजह से वो आज जल्दी सोने चली जाती है। समर्थ स्टडी रूम में अपना कुछ काम कर रहा था। कुछ देर बाद समर्थ स्टडी रूम से अपना काम खत्म करके जब कमरे में आता है, उसकी नज़र सोफे पर सोती हुई आद्या जाती है। चांद की सीधी रोशनी आद्या के गोरे चेहरे पर पड़ रही थी। आज उसकी नीली आंखें बंद पलकों में कहीं छुप सी गई थी। समर्थ। आद्या करीब जाकर खड़ा हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, बहुत दर्द मिला है ना आपको हमारी वजह से। जानते हैं हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हमने उस इंसान पर विश्वास किया था जिसे हमने अपनी माँ से भी बढ़कर माना था। पर वादा करते हैं आज आपसे सबकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने लाएंगे और आपको आपका सम्मान जो हमारी वजह से खोया है वो भी वापस दिलाएंगे। समर्थ इसी सब ख्यालों में था तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो वहां उर्वशी का नाम फ्लैश हो रहा था। वो नाम देखते ही समर्थ के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। अब वो फ़ोन साइलेंट पर कर देता है। तभी उसके फ़ोन कुछ मैसेज आता है। समर्थ आप बिजी है, अगर नहीं तो हमें फ़ौरन फ़ोन कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज उर्वशी ने किया था। पर अब समर्थ फ़ोन बंद करके वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में वापस आकर वो भी सो जाता है। रात के 3 बज चुके थे। समर्थ हमें बचाए समर्थ, ये दोनों हमें मार देंगी। समर्थ प्लीज़ समर्थ, हमने कुछ नहीं किया है समर्थ। समर्थ अब एक झटके से उठ जाता है। उसके कानों में अभी भी आद्या की आवाज़ गूंज रही थी। समर्थ पूरी तरह से पसीने में भीग हुआ था। वो अब टेबल से पानी का ग्लास उठाकर एक सांस में पानी पी लेता है। फिर उसकी नज़र आद्या पर जाती है जो अभी भी सुकून से सो रही थी। समर्थ सोचता है, ये क्या था, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये सब कहीं देखा है। और आद्या हमें क्यों बुला रही थी। समर्थ की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी सी हो रही थी। इसलिए वो बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त बालकनी में ठंडी हवा आ रही थी। ठंडी हवा से समर्थ का बेचैनी मन थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने किसी को फ़ोन लगाया। कुछ देर तक दूसरी तरफ फ़ोन बजता रहा था। जैसे ही फ़ोन कट होने वाला था, दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया और नींद भरी आवाज़ में कहा, जी कुंवर सा, आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? हमें आपकी ज़रूरत है। कल से आप महल में आद्या की सुरक्षा करेंगे। उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और एक बात याद रखें, उन्हें एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। समर्थ अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी कुंवर सा, हम कल सुबह तक महल आ जाएंगे और वादा करते हैं कुंवरानी सा को एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो हम आपका इंतज़ार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर समर्थ फ़ोन काट देता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अगली सुबह आद्या आज जल्दी उठ चुकी थी। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है।
कुछ देर में वो फ्रेश होकर वापस आती हैं। न चाहते हुए भी उसकी नज़र बेड पर जाती पर वहाँ समर्थ नहीं था। फिर वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। आद्या नीचे आकर सीधे आनंद जी के कमरे में चली जाती है। वो वहाँ आकर आनंद जी के पैरों के पास जाती है और उनके पैर छूकर कहती हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए दादा सा, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपकी आद्या को आपकी ज़रूरत है, आप उसे आशीर्वाद देंगे ना? वो बड़ी उम्मीद से आनंद जी की तरफ देखते हैं पर आनंद जी का कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो उनका हाथ अपने हाथ में लेती है और आंसू भरी आंखों से कहती हैं, आपकी आद्या को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए दादा सा, हमें आपकी ज़रूरत है। बस एक बार हमें डांटने के लिए ही उठ जाए। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर उनसे बात करने के बाद वो किचन में चली जाती है। किचन में पहले से ही रंजू कुछ काम कर रही थी। भाभी सा आप आज इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही है? रंजू पूछती है। इस पर आद्या एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती हैं, अरे रंजू आप, हाँ वो आज से हमारा काम शुरू हो गया है, इसलिए हम आज ज़रा जल्दी उठ गए। हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर जाया जी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जाया जी के कमरे में, माँ आपकी चाय, ये कहते हुए आद्या अंदर आती हैं। आप आज जल्दी उठ गई, जाया जी एक मुस्कान के साथ कहती हैं। माँ शायद आप भूल रही हैं, आज हमारे जॉब का पहला दिन है। आद्या चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हमें याद है, पर उसके लिए तो अभी 2 घंटे है, तो इतनी जल्दी क्यों? जाया जी कंफ्यूज्ड होकर कहती हैं, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है, इसलिए हम आज जल्दी उठ गए। अच्छा तो अब हम निकलते हैं, आद्या उठते हुए कहती हैं, और वहाँ से चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं बाहर खड़ा समर्थ आद्या की बातें सुन चुका था। जब समर्थ अपने स्टडी रूम से बाहर आ रहा था तभी उसे जाया जी के कमरे से आद्या आवाज आ रही थी, इसलिए वो वहाँ देखने आया था। समर्थ आद्या के जॉब के बारे में सुनकर हैरान था। कुछ देर सोचने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। मंदिर में, वहीं आद्या अब मंदिर आ चुकी थी। आज वो उसी मंदिर में आई थी जहाँ वो तब आई थी जब उसका पुनर्जन्म हुआ था। वो मंदिर के अंदर जाती है। वहाँ आज वही महागुरु थे जो उसे उस दिन मिले थे। आद्या महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन कहती हैं, भगवान आज हम हमारी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे और हमारी हिम्मत ऐसे ही बनाए रखे। चैप्टर 13 आद्या और सुधा की मुलाकात। तभी कोई आद्या के सर पर हाथ रख देता है। ये महापंडित जी थे। आद्या पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ महापंडित जी खड़े थे। आद्या झुककर महापंडित जी का आशीर्वाद लेती है। ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेरी बच्ची, तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आज तक जो हिम्मत तुमने समेट कर रखी है, वो हिम्मत वैसे ही बनाए रखना। महापंडित आद्या के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, तूफान? कैसा तूफान गुरु जी? उद्धरण चिन्ह। आद्या असमंजस में कहती हैं, वक्त बता देगा। इतना कहकर महागुरु वहां से चले जाते हैं। वहीं आद्या अभी भी इसी सोच में डूबी हुई थी। उसका ध्यान तब जब किसी ने मंदिर की घंटी बजाई। फिर वो भी मंदिर से बाहर आ गई। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी उसकी नज़र एक औरत पर जाती है। वो औरत चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि आद्या उस औरत को संभाल लेती। फिर आद्या उस औरत को पास में ही खड़े पेड़ के पास ले जाकर बैठा देती है और अपने बैग से पानी की बोतल लेकर उस औरत को पानी पिला देती है। माँ जी, क्या आप ठीक है? क्या हम आपको डॉक्टर के पास ले जाए? आद्या चिंता से पूछती है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी चक्कर सी आ रही थी, पर अब मैं ठीक हूँ, वो औरत कहती हैं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सुधा जी थीं। दोस्तों, आप सब शायद भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ। सुधा जी त्रिशूल की माँ थी। माँ जी, क्या आप सच में ठीक है? आपके घरवालों में से कोई है यहाँ? आद्या फिर एक बार कहती हैं, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। सुधा जी कहती हैं, चलिए माँ जी, हम आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देते हैं। आद्या कहती हैं। फिर वो उन्हें गाड़ी तक छोड़ देती है।
गाड़ी के पास 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। आद्या उन दोनों के पास जाकर कहती हैं, देखिए आप इनका ख्याल रखिए, इन्हें अभी अभी चक्कर आ रहे थे। इतना कहकर आद्या वहां से चली जाती है। अंडस्को दूसरी तरफ समर्थ किसी को फ़ोन लगाकर कहता है, हमें पता करके बताए आद्या कहाँ पर काम कर रही है, हमें उस कंपनी की डिटेल्स जल्द से जल्द भेज देना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। ये मैसेज उसी इंसान का था जिसे समर्थ ने आद्या की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। मैसेज में लिखा था, कुंवर सा हम कुंवरानी सा के साथ है। ये मैसेज पढ़कर समर्थ ने एक राहत की सांस ली। फिर वो अपने सपने के बारे में सोचने लगा। कुछ का देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं त्रिशूल के घर पर त्रिशूल और सोहम बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां पर सुधा जी आ जाती है। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी पर फिर भी उनके चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। उनके पीछे वहां पर वो बॉडीगार्ड आ रहे थे जिनसे आद्या ने बात की थी। वो बॉडीगार्ड आकर त्रिशूल को मंदिर वाली बात बता देते हैं, जिसे सुनकर त्रिशूल चिंता से कहता है, माँ ये क्या कह रहे हैं, आप चक्कर खाकर गिर गई थी। इस पर सुधा जी उन बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखती है और फिर कहती हैं, गिरी नहीं थी, गिरने वाली थी, पर भला हो उस बच्ची का जिसने हमें गिरने से बचा लिया। माँ आप अभी हमारे साथ डॉक्टर के पास चल रही है। त्रिशूल परेशान होकर कहता है, अरे नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो त्रिशूल के सामने जानबूझकर तारीफ करते हुए कहती हैं, पता है कितनी सुंदर थी और तो और कितनी संस्कारी भी। मैं क्या कह रही थी। त्रिशूल समझ गया कि उसकी माँ बात को किस दिशा में ले जा रही हैं, इसलिए वो उनकी बात काटते हुए कहता है, माँ वो हमारी अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, हमें अभी जाना होगा, हम डॉक्टर को यही भेज देते हैं, वो एक बार आपको चेक कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कोई कुछ त्रिशूल वहां से निकल जाता है। ये ऐसे कब तक शादी से भागता रहेगा। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी सोहम की तरफ देखकर कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा और वो भी जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी कर देगा। उद्धरण चिन्ह। सोहम उन्हें समझाते हुए कहता है। कुछ देर बाद वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सिंघानिया इंडस्ट्रीज में आज आद्या के काम का पहला दिन था, इसलिए वो ऑफिस थोड़ी जल्दी आई थी। आते ही उसकी नज़र रिया पर जाती है, जो वहां बैठी कुछ काम कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती हैं, तुम आद्या हो ना। आद्या अपना सर हाँ में हिला देती है। इस पर वो लड़की कहती हैं, ही मेरा नाम मधु है और मैं सोहम सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मुझे सोहम सर ने तुम्हें तुम्हारा काम समझाने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। मधु की बात सुनकर आद्या अपना सर हाँ में हिलाकर कहती हैं, ठीक है मैम, आप हमें बता दीजिए हमें क्या काम करना है। इस पर मधु एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती हैं, हे प्लीज़ तुम मुझे मैम मत बुलाओ, तुम मुझे मधु कहकर बुला सकती हो और मुझे अपना दोस्त भी समझ सकती हो। मधु एक अच्छी लड़की थी जिसे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। इस पर आद्या भी एक स्माइल के साथ कहती हैं, जी जरूर। फिर मधु आद्या को उसका काम समझाकर वहां से चली जाती है। आद्या भी अपना दिया हुआ काम पूरा करने में लग जाती है। अंडस्को। वहीं एक खंडहर जैसी जगह पर एक आदमी को किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस आदमी ने बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहने थे। उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे और उसके पूरे चेहरा गंदा हो रखा था। इस वजह से कोई भी उस आदमी को ठीक से पहचान नहीं सकता था। वो आदमी बार बार अपनी जंजीरों को खोलने की कोशिश करता रहता है, पर वो जंजीरों इतनी मजबूती से बांधी गई थी कि उस आदमी के हाथ से खून बह रहा था।
उस आदमी के हाथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले कई बार उसके हाथ से खून बह चुका था। चैप्टर 14 उधर कॉफ़ी। वो आदमी फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन जंजीरों से आज़ाद होने की। थक हार कर वो अपनी कोशिश बंद कर देता है। तभी उस जगह का दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ के साथ खुल जाता है। वो आदमी अपना सर उस तरफ मोड़कर देखने लगता है। दरवाजे से 45-50 साल की औरत और उसके पीछे एक 28-29 साल की लड़की अंदर आती हैं। उन दोनों को देखते ही उस आदमी की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। क्या हुआ वीर सिंह राजवंशी, इस जगह पर कैसा लग रहा है? अरे मैं भी ना क्या पूछ रही हूँ, तुम यहाँ नए थोड़ी आए हो, पिछले 15 साल से तुम यहीं रह रहे हो। उम्मीद है तुम्हें यहाँ रहकर मजा आ रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। वो औरत एक शैतानी मुस्कान के साथ कहती हैं। वो औरत कोई और नहीं, वंदना थी। वंदना, हम हमारे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप इस हद तक गिर सकती हैं, वो भी पैसों के लिए। वो आदमी कहता है। उद्धरण चिन्ह। ये थे वीर सिंह राजवंशी यानी समर्थ के पिता, जो सबकी नज़रों में 15 साल पहले मर चुके हैं। समर्थ की अपने माँ के जो नफ़रत है उसकी वजह इनकी मौत है। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे बाप की पूरी रियासत चाहिए। और शायद तुम इन 15 सालों में मुझे ठीक से पहचान नहीं पाए हो मेरे प्यारे बड़े भाई सा। उद्धरण चिन्ह। वंदना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप यही चाहती है ना, तो हम आपको ये सब दिलवा देंगे, पर आप हमें और हमारे परिवार के साथ ये खेल खेलना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वीर नर्म आवाज में कहता है, भिक नहीं चाहिए मुझे, अपना हक चाहिए और वो मुझे छीनना आता है। और मैं अपना हक खुद हासिल करके रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। वंदना गुस्से से कहती हैं, गलती हो गई हमसे जो हमने एक दोस्त समझकर आपको हमारे घर आने दिया। हमारे भाई का हाथ आप जैसी औरत के हाथ में दिया। जाया हमसे कहती रही आप सही नहीं है, पर हमने ही उनकी बात नहीं मानी। अरे आपने तो अपने पति तक को मार दिया। आपको देखकर अब हमें घिन आती हैं। वीर गुस्से से कहता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, बाबा सा इतना गुस्सा आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी आपके जीने के मुश्किल से 1 साल या उससे भी कम समय बचा है। इस बीच आपको अपने पूरे परिवार की बर्बादी भी तो देखनी है। तो ख्याल रखिए अपना। ये उर्वशी की आवाज़ थी। आप तो रंजीत। इससे पहले वीर अपनी बात पूरी कर पाता उसे उर्वशी की गुस्से में भरी आवाज़ आती है, हमारे पापा का नाम मत लीजिए। आपकी वजह से हमारे पापा और हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अब आप अपनी आंखों से अपने परिवार की बर्बादी देखेंगे। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसकी शुरुआत कर ली है। आप देखना चाहते हैं? रुके अभी हम दिखाते हैं। फिर वो अपने लैपटॉप में अपने और समर्थ की शादी की दिन वाली वीडियो दिखाती है और कहती हैं, देखिए अब तो आपके बेटे से इतना प्यार करने वाली उसकी पत्नी भी चली जाएगी आपके परिवार को छोड़कर। फिर कौन बचाएगा उन्हें? अंडस्को। दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज में अब तक लंच टाइम हो चुका था। आद्या अपना काम कर रही थी। आद्या अपना काम खत्म करके कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। आज उसका ऑफिस में पहला दिन होने के इस वजह से उसके अभी दोस्त नहीं बने थे। मधु सोहम के साथ एक मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर गई थी। इस वजह से आद्या अकेले ही कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। वो अभी कैफेटेरिया की तरफ जा ही रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। आद्या सॉरी कहकर जैसे ही आगे बढ़ने को हुई उससे पीछे से आवाज आती है, कमाल है, हमें नहीं पता था आप अपने दोस्तों को इतनी जल्दी भूल जाती है। ये आवाज त्रिशूल की थी जो आद्या की तरफ ही देख रहा था। आद्या जैसे ही पीछे पलटकर देखती है तो वहां त्रिशूल खड़ा था। त्रिशूल सर आप, आई एम सॉरी वो हमने देखा नहीं। आद्या एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती हैं, हमारे ख्याल से हम दोस्त हैं तो ये सर क्यों? त्रिशूल कहता है, क्योंकि ये ऑफिस है और हमारा मानना है हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए। आद्या कहती हैं। इस पर त्रिशूल हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, वैसे हमारी नई एम्प्लॉय कहा जा रही है। त्रिशूल के इस अंदाज पर आद्या हंस देती है और कहती हैं, वो हम हमारे लिए कॉफ़ी लेने जा रहे हैं।
वैसे आपकी एक कॉफ़ी हमारे ऊपर भी उधार है, तो क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पी सकती हैं? त्रिशूल कहता है। आद्या उसे मना करना चाहती थी क्योंकि आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और साथ ही कैफेटेरिया में बाकी एम्प्लॉइज़ भी थे। ऐसे अगर आद्या त्रिशूल के साथ कॉफ़ी पीने जाती तो सब गलत भी सोच सकते थे, इसलिए आद्या हिचकिचा रही थी। त्रिशूल आद्या की हिचकिचाहट समझ लेता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी आपका उधार चुका देंगे। त्रिशूल की इस बात पर आद्या, जो अभी परेशान लग रही थी, वो खिलखिलाकर हंस देती है और कहती हैं, तो आप हमारा उधार शाम को चुका देना, अभी हम चलते हैं वरना लंच टाइम खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। त्रिशूल कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता है और वो भी अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। वहीं समर्थ के ऑफिस में राहुल समर्थ के कैबिन में कुछ फाइल्स लेकर आया था। तभी समर्थ उसकी तरफ बिना देखे कहता है, हमने आपसे सुबह कुछ कहा था कुंवर सा, हमने पता लगा लिया है। आद्या मैम अभी सिंघानिया डायमंड्स और ज्वेलर्स में एक ज्वेलरी डिज़ाइनर का काम कर रही हैं। समर्थ अपना सर उठाकर देखता है और कहता है, ये सिंघानिया डायमंड्स और ज्वेलर्स, ये कंपनी तो त्रिशूल सिंघानिया की है ना? हाँ, कुंवर सा त्रिशूल सिंघानिया ही इस कंपनी को चलाता है और जब आद्या मैम का एक्सीडेंट हुआ था तब इन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। राहुल कहता है, और आद्या के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला? समर्थ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, कुंवर सा वो आदमी कहीं भाग गया है जो उस ट्रक को चला रहा था, पर हमारे आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी ही मिल जाएगा। राहुल अपना सर झुकाए कहता है, हमें वो इंसान जिंदा चाहिए, किसी भी हाल में, समझें। समर्थ सख्त आवाज में कहता है। इस पर राहुल अपना सर हाँ में हिला देता है। अब आप जा सकते हैं। समर्थ की बात सुनकर राहुल वहां से चला जाता है। वहीं समर्थ आद्या के बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन ही मन कहता है, आद्या एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है अंडरस्को। वहीं दूसरी तरफ वंदना और उर्वशी उस जगह से बाहर आ जाती है। क्या तुमने समर्थ से बात की? वंदना उर्वशी की तरफ देखकर कहती हैं, नहीं, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही हमारे मैसेज का जवाब दिया। उर्वशी ने अपना सर नीचे झुकाए कहा, क्या तुम नहीं जानती समर्थ को कितनी मुश्किल से हमने ये विश्वास दिलाया है कि उसका खोया हुआ प्यार तुम हो, जिसे वो पिछले 15 साल से ढूंढ रहा है। उसे विश्वास दिलाने के लिए पता है ना, हमने उसके पास जैसे कंगन है वैसा नकली कंगन तक बनवा दिया, और अब इतने आगे आकर तुम्हारी एक गलती हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वैसे भी समर्थ आजकल उस आद्या की तरफ खींचा चला जा रहा है, इसलिए कह रही हूँ उसे अपने काबू में रखो और अभी सीधे जाकर उससे मिलो, उससे पूछो वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। वंदना उर्वशी की तरफ देखकर कहती हैं। इस पर उर्वशी अपना सर हाँ में हिलाकर कहती हैं, हाँ, हमें एक बार समर्थ से मिलने जाना चाहिए, नहीं तो इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर दोनों ही घर के लिए निकल जाती है। चैप्टर 15 आद्या त्रिशूल और कॉफ़ी। शाम का वक्त। समर्थ अपने ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था। वो अभी भी आद्या के बारे में सोच रहा था। तभी उसके कैबिन में राहुल आ जाता है। समर्थ अपना सर उठाकर देखता है तो सामने राहुल खड़ा था। कुंवर सा, वो उर्वशी मैम आया है, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? राहुल कहता है। समर्थ को उर्वशी का नाम सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अभी अपने गुस्से को नहीं दिखा सकता था। समर्थ को अभी तक उर्वशी के सच्चाई का अंदाजा लग चुका था, पर वो अभी कुछ सोचकर चुप था। हाँ, आप उन्हें भेज दे, समर्थ एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहता है। समर्थ की बात सुनकर राहुल जल्दी से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद उर्वशी अंदर आती हैं। समर्थ उर्वशी एक स्माइल के साथ कहती हैं, आप यहाँ इस वक्त? कुछ काम था? समर्थ बिना उसकी तरफ देखे कहता है, क्यों समर्थ, हम आपसे मिलने नहीं आ सकते क्या? और वैसे आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और ना ही हमारे मैसेजेस का जवाब देते हैं? आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? उर्वशी उदासी से कहती हैं। उर्वशी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर समर्थ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, हम कुछ दिनों बहुत बिजी है, इस वजह से हमें फ़ोन देखने का तक टाइम नहीं है। अभी भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है।
पर समर्थ, इससे पहले भी तो आप बिजी रहते थे। तब तो आप हमें इग्नोर नहीं करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और के चक्कर में बिजी है? उर्वशी थोड़े गुस्से से कहती हैं। अब समर्थ भी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, आप शायद भूल रही हैं उर्वशी, अभी तक हमारी शादी हुई नहीं जो आप ऐसे हमसे पूछताछ कर रही हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है और अभी आप जा सकती है, हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो प्लीज़। इतना कहकर समर्थ अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। उर्वशी भी अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद समर्थ अपना सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखकर खुद से कहता, बहुत खेल खेल चुकी है आप। आपने अभी तक समर्थ का प्यार देखा था, अब आप उनकी नफरत देखेगी। आपको उस हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी जो आपने हमारे साथ, आद्या के साथ और हमारे परिवार के साथ किया है। फिर वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है, उर्वशी पर नज़र रखिए, वो किससे मिलती है, किससे बात करती, हमें हर बात की खबर चाहिए। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद वो भी अपना काम खत्म करने लगता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ आद्या अपना काम खत्म कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर में उसका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपना सामान समेटकर ऑफिस से निकल जाती है। नीचे आकर वो टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी उसके सामने एक वाइट BMW आकर खड़ी हो जाती है। आद्या उसका पर बिना ध्यान दिए आगे चलने लगती है, पर एक बार फिर वो गाड़ी उसके सामने आ जाती है। इस बार आद्या के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उस गाड़ी के मालिक को कुछ कहने ही जा रही थी कि गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं। गाड़ी में त्रिशूल बैठा था। त्रिशूल को देखकर आद्या शांत हो जाती है। आप? आद्या हैरानी से कहती हैं। हाँ, हम वैसे चले। त्रिशूल एक छोटी सी मुस्कान देते हुए कहता है। कहा। आद्या नासमझी से कहती हैं, आप शायद फिर भूल गई, हमें अपना उधार चुकाना है। हमरा मतलब आपने ही कहा था, हम शाम को कॉफ़ी पीने जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। त्रिशूल एक मुस्कान के साथ कहता है। त्रिशूल की बातें सुनकर आद्या को हंसी आ जाती है। आद्या को हंसते देख त्रिशूल फिर एक बार कहता है, तो क्या आप चल रही है? इस पर आद्या मुस्कुराकर हाँ कहती हैं। फिर दोनों उसी कॉफ़ी हाउस में जाते हैं जहां वो पहली बार आमने सामने मिले थे। आद्या और त्रिशूल वहीं पास की टेबल पर बैठ जाते हैं। वो जहां बैठे थे उस जगह से बाहर का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाहर उस कॉफ़ी हाउस के सामने पेड़ों को लाइट से डेकोरेट किया था। शाम हो चुकी थी, इस वजह से वो पेड़ रोशनी से जगमगा रहे। वो नज़ारा देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे आपने हमें अभी तक आपके नाम के सिवाय कुछ नहीं पता और आपको भी हमारे बारे में नहीं पता होगा, त्रिशूल कहता है। इस पर आद्या एक फीकी मुस्कान देते हुए कहती हैं, हमारे बारे हमें ही कुछ पता नहीं है, मतलब हम बचपन से अनाथ हैं। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती हैं, वैसे आप बताएं अपने बारे में। इस पर त्रिशूल हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हमारे परिवार में हमारी माँ है और हमारा दोस्त है, सो हम उसे तो तुम तो जानती ही होगी। इस पर आद्या एक छोटी सी मुस्कान देते हैं, कहती हैं, सो हम सर। त्रिशूल हाँ में सर हिला देता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ समर्थ भी अपनी एक मीटिंग के लिए उसी कॉफ़ी हाउस सामने वाली रेस्टोरेंट में आया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही बाहर आया, उसकी नज़र सामने बैठे आद्या और त्रिशूल पर जाती है जो एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो दोनों बातें करते हुए बीच बीच में हंस रहे थे। आद्या को ऐसे किसी लड़के के साथ देख समर्थ थोड़ा हैरान था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर पता नहीं क्यों पर उसे आद्या को उस लड़के साथ देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद आद्या और त्रिशूल दोनों ही कॉफ़ी हाउस से बाहर आते हैं। समर्थ ने अभी तक त्रिशूल को ठीक से नहीं देखा था, पर जैसे ही आद्या और त्रिशूल बाहर आते हैं, समर्थ की नज़र त्रिशूल पर जाती है। वो एक नज़र ही त्रिशूल को देखकर पहचान लेता है।
क्योंकि सुबह ही राहुल ने उसे त्रिशूल की इन्फॉर्मेशन फाइल दी थी, तब उसमें उसकी फ़ोटो भी दिखी थी। वहीं त्रिशूल आद्या की तरफ देखकर कहता है, क्या हम आपको कहीं छोड़ दे? इस पर आद्या ना में सर हिलाकर कहती हैं, नहीं, हम चले जाएंगे, वैसे आप भी, आपको लेट हो रहा होगा। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं समर्थ भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से महल के लिए निकल जाता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। राजवंशी महल। आद्या जब महल पहुंची तब तक समर्थ आ चुका था। कुछ देर बाद आद्या फ्रेश होकर जाया जी के कमरे में चली जाती है। वो जब कमरे में पहुंची तब जाया जी अपनी और वीर की फोटो हाथ में लेकर बातें कर रही थी। बातें करते वक्त उनकी आंखें नम थी। आद्या ऐसे ही उन्हें कुछ देर तक बातें करते हुए देखती है। कुछ देर बाद जाया जी की नज़र जैसे ही आद्या पर जाती है, वो अपने आंसू छुपाते हुए कहती हैं, अरे आद्या, आप आ गई। आद्या समझ जाती है वो अपना दर्द छुपा रही है। इस पर आद्या भी एक छोटी सी मुस्कान के साथ हाँ कहती हैं और जाकर जाया जी के पास बैठ जाती है। जाया जी प्यार से उसके चेहरे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहती हैं, कैसा रहा आपका दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? इस पर आद्या उनके गोद में अपना सर रखकर कहती हैं, बहुत अच्छा। आपको पता, हमने आपको बताया था ना उनके बारे जिन्होंने हमारी जान बचाई थी। वही उस कंपनी के सीईओ। सब बहुत अच्छा है और हम दोनों अब अच्छे दोस्त भी हैं। आद्या किसी छोटे बच्चे की तरह जाया जी को अपने ऑफिस के पहले दिन के बारे में और त्रिशूल के बता रही थी। पर कोई और भी था जो कमरे के बाहर से ये सब सुन रहा था। वो समर्थ था। चैप्टर 16 आई एम सॉरी आद्या। समर्थ जब अपने स्टडी रूम में जा रहा था, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तब उसे जाया जी के कमरे में आद्या दिखी जो उनके गोद में सर रखे कुछ बता रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ के कदम अपने आप ही जाया जी के कमरे की तरफ बढ़ गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ ने जब आद्या के मुंह से त्रिशूल के बारे में सुना तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर यह गुस्सा क्यों था ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़की को देखना तक पसंद नहीं था, आज वो उस लड़की को देखने के लिए बहाने ढूंढ रहा था। वो कुछ देर तक ऐसे ही उसे देखता रहा, फिर स्टडी रूम में चला गया। उसने स्टडी रूम आकर रूम का दरवाज़ा बंद किया और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। वो खुद से बात करते हुए कहता है, क्यों 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 आखिर मैं आपकी तरफ खींचा चला आ रहा हूँ? क्यों आप में हमें वो दिखती है? क्यों हमें आपको किसी और के साथ देखकर गुस्सा आ रहा था? क्यों हमें ये बेचैनी हो रही हैं? वो वहीं अपना सर दीवार से लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात को जब वो कमरे में वापस आया तो आद्या सो चुकी थी। आज फिर उसे वही सपना सता रहा था जो उसने कल देखा था। आधी रात को जब आद्या पानी पीने के लिए उठी तो उसकी नज़र समर्थ पर गई जो कि नींद में बहुत परेशान लग रहा था। तभी उसकी नज़र उसके सुजे हुए हाथ पर जाती है। ये देखकर वो मन ही मन कहती हैं, आपने हमें इतने दर्द दिए हैं कि चाह कर भी हम आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर जितनी भी आपसे नफरत करने की कोशिश करते हैं, हमारा प्यार हमें उतना ही दर्द देता है। हम क्यों आपसे नफरत नहीं कर पा रहे हैं समर्थ? क्यों? आखिर क्या है आप में ऐसा कि हम आपसे नफरत करने जाते हैं पर खुद से ही नफरत कर बैठते हैं? आज भी आपके दर्द से हमें उतना ही दर्द होता जितना पहले होता था। हम हर रोज खुद से लड़ते हैं, खुद को समझाते हैं आप हमसे नफरत करते हैं, पर फिर भी हमारे दिल की ये जो उम्मीद है वो बुझ ही नहीं रही है। अगली सुबह समर्थ की जब आंखें खुली तब 7 बज चुके थे। आद्या पहले ही उठकर नीचे जा चुकी थी। समर्थ की नज़र जब अपने हाथ पर गई तो उस पर पट्टी बांधी थी। समर्थ सोचता है हमने तो ये नहीं बांधी थी, तब हमारी हाथ पर किसने ये पट्टी बांधी? उसे अच्छे से याद था रात को जब वो सो रहा था तब ये पट्टी नहीं बंधी थी। कहीं ये पट्टी? उसके दिमाग में आद्या का ख्याल आता है। उसका ख्याल आते हैं उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। दोपहर का वक्त समर्थ का ऑफिस में। समर्थ अपने ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी अभी राहुल ने एक पेन ड्राइव दी थी, उसमें उसे उर्वशी और वंदना के खिलाफ सबूत थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर वो अभी सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने वो पेन ड्राइव ली और अपने लैपटॉप में लगा दी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसमें उर्वशी और वंदना के खिलाफ हर उस चीज़ का सबूत था जो उन्होंने आज तक की थी। ये देखकर समर्थ पर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे किसी पर इतना अंधा विश्वास कर सकता था कि उसके सामने किसी और की सच्चाई तक नहीं दिखी। उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी। वो कैसे किसी को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दे सकता था कि उसे उस इंसान के असली इरादों को पहचान नहीं पाया। वो कुर्सी से अपना सर टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके सामने अब वो हर घटना याद आने लगती है जो वंदना और उर्वशी ने मिलकर की थी, और उसका इल्जाम आद्या पर आता था। आद्या हमेशा रोती और कहती, तारांकन समर्थ प्लीज़ हमारे बातों का यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है समर्थ प्लीज़। तारांकन। ये सब याद करके और आद्या रोता चेहरा सामने आते हैं, समर्थ के आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। वो खुद से बात करते हुए कहता है, कैसे हम ये सब कर सकते हैं। हमें एक बार भी जरूरी नहीं लगा उन पर विश्वास करना। पत्नी है वो हमारी, उन्होंने आज तक हर वो फर्ज निभाया जो एक पत्नी, बहू और बेटी निभाती है, और हम उन पर एक बार भरोसा तक नहीं कर पाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमेशा उन पर उस बात का इल्ज़ाम लगाया जो उन्होंने की ही नहीं। हमेशा उन्हें गलत समझा। आज भी अगर वो हमें सच पता करने के लिए नहीं उकसाती तो हम कभी ये सब पता करने की कोशिश तक नहीं करते और अभी तक उन्हें गलत समझते। पर अब और नहीं, हम अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे जो हमने की है। रात का वक्त। आद्या बालकनी में बैठी कुछ नए डिज़ाइंस बना रही थीं। तभी कमरे में समर्थ आता है। वो आद्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने जाकर वो पेन ड्राइव रख देता है। आद्या एक नज़र समर्थ को देखती है और फिर सामने रखे पेन ड्राइव को। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहती हैं, ये क्या हैं? आपके बेगुनाही का सबूत। समर्थ सपाक लहजे में कहता है। फिर समर्थ जाकर अपना लैपटॉप लाता है और वो पेन ड्राइव उसमें लगा देता है। वो अब आद्या की तरफ देख रहा था। आद्या वो सब देखकर हैरान नहीं थी। आद्या के चेहरे पर हैरानी के भाव ना देखकर समर्थ पूछता है, आपको इस बारे में पहले से पता था? इस पर आद्या अपना सर हाँ में हिलाकर कहती हैं, हाँ हमें सब पहले से पता था। आपने हमें बताने की कोशिश क्यों नहीं की? समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहता है। इस पर आद्या खुद पर हंसते हुए कहती हैं, आपने हमारी सच्चाई पर भरोसा नहीं किया तो क्या आप हमारी इस बात पर भरोसा करते? आद्या की बात समर्थ को चुभी, पर उसे पता था आद्या सच कह रही हैं। आई एम सॉरी, हम जानते हैं हमने जो गलतियां की हैं उसके लिए आप शायद हमें माफ़ ना भी करें, पर हम फिर भी हमारी हर गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। हमें हमारी सारी गलतियों का एहसास है, हमें माफ़ कर दीजिए। समर्थ अपना सर नीचे झुकाकर कहता है, आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है समर्थ। हमें रिश्ते बनाना आसान होता है पर उसे निभाना बहुत मुश्किल, और हम दोनों का तो पति पत्नी का रिश्ता था। हम मानते हैं कि आपने ये शादी दादा सा की खुशी के लिए की थी, पर इस सब में हमारी गलती कहाँ थी समर्थ? आद्या नम आंखों से समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, आद्या हम जानते हैं हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, शायद माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, पर हम फिर भी आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए आद्या प्लीज़। समर्थ कहता है। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थे। आज शायद समर्थ ने पहली बार किसी के सामने अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आपको क्या फ़र्क पड़ता है हमारे माफ़ करने से या ना करने से? वैसे भी हमारा रिश्ता अब सिर्फ 5 महीनों का बचा है, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आद्या पीछे पलटे हुए कहती हैं, अगर हमने गलतियां की हैं तो अब हम उन गलतियों के लिए आपसे तब तक माफ़ी मांगेंगे जब तक आप हमें अपने दिल से माफ़ नहीं कर देती। हम आपके माफ़ी के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना पड़ेगा। आद्या समर्थ की बात सुनकर मन ही मन कहती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपको कभी नहीं माफ़ कर पाएंगे, हम आपको हमारा दिल तोड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं देंगे। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं समर्थ खुद से बात करते हुए कहता है, हम आपकी माफ़ी लेकर रहेंगे, उसके लिए हमें कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े।
चैप्टर 17 15 साल पुरानी ये दिन। इधर आद्या निकल सीधे गार्डन में चली जाती है। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू निकल रही थे। वो वहीं रोते हुए में नीचे घास पर बैठ जाती है और अपने घुटनों पर सर रखकर चांद को देखते हुए कहती हैं, आप तो जानते हैं, आपको तो सब पता है ना। हम नहीं कर सकते हैं उन्हें माफ़, उन्होंने हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। हम कभी नहीं कर सकते हैं उन्हें माफ़, कभी नहीं। वहीं अपने कमरे के बालकनी में खड़ा समर्थ आद्या को ही देख रहा था। वो मन ही मन कहता है, फिर एक बार आपकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आ गए। यकीन कीजिए आद्या, हमने जो किया वो हमने गलतफहमी के वजह से किया। हमें आपको ठेस पहुंचाने का कभी इरादा नहीं था। हम जानते हैं हमारे लिए जितना आसान माफ़ी मांगना था, आपके लिए उतना ही मुश्किल हमें माफ़ करना होगा। हम आपकी दी हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, बस हमें माफ़ कर दीजिए। हमें बहुत फ़र्क पड़ता है आपके माफ़ी से। अगले दिन समर्थ आज जल्दी उठ चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसे कल रात फिर वही सपना परेशान कर रहा था जो उसे पिछले 2 दिनों से सता रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उठते ही समर्थ की नज़र सोती हुई आद्या पर जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसकी नीली आंखें बंद थी पर वो नींद में हल्की हिल रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, आद्या की तरफ देखते हुए समर्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो उठकर उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है। फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर वापस आता है तो उसकी नज़र आद्या पर जाती है जो अभी अभी अपनी नींद से उठी थी और अपनी आंखें मल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह मासूमियत थी। समर्थ को आता देख वो वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। दोपहर का वक्त। समर्थ इस वक्त एक घर के पास खड़ा था। वो घर दिखने में बहुत छोटा सा था पर उसके चारों ओर दीवार बनी थी। उनमें से एक दीवार जो कि घर के पीछे वाली थी, उस दीवार पर एक छोटा सा होल था। उस होल इतना ही छोटा था जिससे कि किसी छोटे बच्चे का हाथ आसानी से बाहर आ सकता था। उस घर के पीछे वाली दीवार से थोड़ी दूर एक स्कूल थी। समर्थ उस स्कूल और उस दीवार को देखकर काफ़ी इमोशनल हो रहा था। उसके लिए ये स्कूल और घर बहुत खास था। फिर वो सामने बने दूसरे घर के पास जाकर वहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी से कहता है, सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ जो लड़की और उसका परिवार रहता था वो कहाँ है अब? समर्थ की बात सुनकर वो आदमी उसकी तरफ देखता है और कहता है, जी आप कौन और आप इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? जी हम उसी लड़की के दोस्त हैं। हम काफ़ी साल पहले यहाँ से चले गए थे, अभी ही वापस आए हैं। समर्थ अपनी असली पहचान छुपाते हुए कहता है। वो आदमी समर्थ की बात सुनकर चुप हो जाता है। काफ़ी देर तक उस आदमी का कोई जवाब ना आते देख समर्थ फिर से वही सवाल उस आदमी से पूछता है। इस पर वो आदमी कहता है, 15 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी आग लगी थी। उस आग में इस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बच पाया। बस क्या बाबा, बताए हमें। समर्थ खुद को संभालते हुए कहता है, बस वो जो लड़की थी जो यहाँ रहती थी वो बच तो गई पर कहाँ गई, अब कहाँ है ये हम में से कोई नहीं जानता। वो बूढ़ा आदमी एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। उस आदमी की ये बात सुनते ही समर्थ के बेचैन मन को शांति मिलती है। फिर वो मन ही मन कहता है, प्रिंसेस कहाँ हो आप, कहाँ और कैसे ढूंढे आपको। फिर समर्थ वहाँ से चला जाता है। वो अपने गाड़ी में बैठकर अपनी यादों में खो जाता है, जब वो पहली बार अपनी प्रिंसेस से मिला था। फ्लैशबैक। 15 साल पहले एक स्कूल के ग्राउंड में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर एक लड़का एक कोने में बैठा था। वो बहुत उदास लग रहा था। जहाँ सब बच्चे खेल रहे थे वहीं वो लड़का किसी सोच में डूबा था। उसे कुछ था जो उसे सता रहा था। उसके अंदर कुछ था जो बाहर आना चाहता था। कुछ देर बाद वो लड़का उस जगह से उठता है और जाकर एक दीवार से लगकर बैठ जाता है। उसके अंदर अब जो दबा था वो बाहर आ जाते हैं। वो लड़का अब रोने लगता है। वो रोते रोते कहता है, बाबा वापस आ जाए बाबा, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। वो कुछ देर ऐसे ही रोता रहता है।
तभी उसके सर पर कुछ हल्की सी चीज़ गिर जाती है। वो अपना सर उठाकर देखता है तो वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा था जिसे मुड़कर एक बॉल की तरह किया था। वो खोलकर उस कागज़ को देखता है तो उस कागज़ पर लिखा था, आप क्यों रो रहे हैं? वो लड़का अपना सर उठाकर इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र एक उस दीवार पर बने एक होल पर जाती है। वो लड़का कहता है, कौन है? तभी एक बार फिर कागज़ का टुकड़ा उस होल से आ जाता है। इस बार वो लड़का देख लेता है कि कागज़ का टुकड़ा उस होल से आ रहा है। वो लड़का दूसरा कागज़ का टुकड़ा उठाकर देखता है तो उस लिखा था, आप क्यों उदास है और रो क्यों रहे हैं? वो लड़का अपने जेब से पेन निकालकर उस कागज़ पर लिखता है, आप कौन हैं और आपको इस बात से क्या करना है कि हम क्यों रो रहे हैं? और फिर उस कागज़ को उस होल से उस तरफ फेंक देता है। कुछ देर बाद एक और टुकड़ा आता है। इस टुकड़े पर लिखा था, हमारी दाई माँ कहती हैं दुख बांटने से कम होता है, और आप रो रहे हैं तो आपको भी कोई दुख होगा ना। इसलिए आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, आप क्यों रो रहे थे? इस बार वो लड़का लिखता है, हमें हमारे बाबा की याद आ रही थी। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए, इसलिए हमें उनकी याद आ रही थी। फिर एक और टुकड़ा आता है। इस टुकड़े पर लिखा था, आपके बाबा आपके पास नहीं है तो क्या हुआ? आपके बाबा की यादें तो है ना आपके पास, आप उन यादों को याद करें ना कि अपने बाबा को। अगर आपके बाबा आपको कहीं ऐसे देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। आपके पास आपके बाबा की यादें हैं पर हमारे पास तो वो भी नहीं है। हम तो नहीं रो रहे हैं, आप भी मत रोइए। वो लड़के को इस नोट को पढ़कर अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर वो लड़का लिखता है, आपका क्या नाम है? दूसरी तरफ से जवाब आता है, हमें हमारी दाई माँ राजकुमारी कहती हैं, आप भी हमें प्रिंसेस कह सकते हैं। ये पढ़कर वो लड़का लिखता है, हमारा नाम कुंवर समर्थ सिंह राजवंशी है। दूसरी तरफ से लिखा था, कुंवर मतलब क्या? इस पर समर्थ एक स्माइली फेस का इमोजी बनाकर लिखता है, आप हमें प्रिंस कह सकती हैं। अभी हमें जाना होगा, हम आपसे कल मिलेंगे इसी वक्त। बाय बाय। प्रेजेंट टाइम। तभी अचानक गाड़ी का ब्रेक लगता है और समर्थ अपनी यादों से बाहर आ जाता है। वो सोचता है, प्रिंसेस आप कहाँ हैं? हम आपको नहीं ढूंढ पा रहे हैं पर आपको तो पता होगा ना हम कहाँ हैं। तो फिर आप हमें ढूंढते हुए क्यों नहीं आ रही हैं? तभी उसे ड्राइवर की आवाज़ आती है, कुंवर सा हम पहुंच गए हैं। इसके बाद समर्थ गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। रात का वक्त, राजवंशी महल। आद्या बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। तभी वहां पर समर्थ आकर खड़ा हो जाता है। आद्या अभी भी चांद को देख रही थी। हमने सुना है आप ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं। समर्थ बात शुरू करते हुए कहता है। आद्या कुछ नहीं कहती, सिर्फ हाँ में सर हिला देती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी समर्थ उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। पीछे खींचने की वजह से वो आकर सीधे समर्थ के सीने से जा लगी। इस वक्त आद्या का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। समर्थ को भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर वो उसे थोड़ा दूर करता है और कहता है, आद्या। ये उसने बहुत धीरे से कहा था, पर आद्या का दिल धड़काने के लिए काफ़ी था। समर्थ फिर कहता है, अगर हमें आपको दर्द देने का, आपका दिल दुखाने का हक है तो आपको भी हमें हमारी गलतियों की सज़ा देने का हक है। आप हमें जैसी चाहे, जो चाहे वो सज़ा दे सकती हैं। हम आपकी दी हर सज़ा भुगतेंगे। समर्थ, हमें आपको कोई सज़ा नहीं देनी। हमारा आप पर कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी और वापस कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे समर्थ की आवाज़ आती है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप हमें अपनी मर्जी से सज़ा भी देंगी और हमें माफ़ भी करेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर आद्या कमरे में चली जाती है। चैप्टर 18 बाबा सा जिंदा। हैश 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 हैश। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। इन कुछ हफ्तों में आद्या और त्रिशूल की दोस्ती और गहरी हो गई थी। उन दोनों ने अब फॉर्मेलिटी करना बंद कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। दोनों अब एक दूसरे को अपनी दिल की बातें खुलकर कहते थे। पर आद्या ने अभी तक त्रिशूल को अपने और समर्थ के बारे में नहीं बताया था।
इधर समर्थ भी अपने बदलते एहसासों को समझ नहीं पा रहा था। उसे अब आद्या को हंसते हुए देखना, सोते हुए देखना सुकून देता था। इन कुछ हफ्तों में आद्या ने उसे माफ तो नहीं किया, पर उसे समर्थ के स्वभाव में बदल साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो देख पा रही थी समर्थ अब उसकी परवाह करने लगा है। वो हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता था, पर आद्या इस समर्थ पर चाह कर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। वहीं समर्थ को एक बात सता रही थी, उसे हर रोज वही सपना आता था जिस सपने में उसे आद्या मदद के लिए बुला रही थी और वो उसकी मदद नहीं करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हर बार यही सपना क्यों आता है। रही बात उर्वशी की, तो वो हर बार उसे फ़ोन करने की, उससे मिलने की कोशिश करती रहती थी, पर समर्थ अब उसे ज़्यादातर इग्नोर करता था। ऐसे ही एक रात आद्या पानी पीने के लिए उठी थी, पर उसके कमरे में रखा जग खाली था। इस वजह से वो किचन की तरफ जाती हैं। वो पानी लेकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ जा रही थी, उसे अंधेरे में किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है। वो इंसान कह रहा था, देखो उसे कैसे भी करके ढूंढो, अगर समर्थ को उसके जिंदा होने की भनक भी लगी तो मेरी 15 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे नहीं पता तुम उसे कहाँ ढूंढोगे, पर मुझे वो कैसे भी करके कल तक उस जगह पर चाहिए। मैं कल वहाँ आती हूँ। आद्या उस आवाज़ को पहचान जाती है। वो आवाज़ वंदना की थी। कुछ देर में वंदना की आवाज़ आना बंद होती है। आद्या मन ही मन सोचती है, वंदना किसके बारे में बात कर रही थी? किसके बारे में? समर्थ को पता नहीं चलना चाहिए कि वो जिंदा है। हमें ये पूरी बात पता लगानी ही होगी। अगले दिन आद्या वंदना का पीछा करते हुए उस खंडहर में पहुंच जाती है जहां उसने वीर को रखा था। सामने कुछ गार्ड्स थे जो गेट पर पहरा दे रहे थे। आद्या बचते बचाते हुए अंदर जाती है। वो अंदर आके देखती है तो वंदना किसी से बात कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रही थी ना, इसलिए वो थोड़ी और आगे चली जाती है। आगे आकर उसे एक आदमी दिखता है जिसे जंजीरों से बांधा था। आद्या को अभी भी उस इंसान का चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वंदना वहां से चली जाती है। फिर आद्या थोड़ी और कोशिश करके उस आदमी को देखने की कोशिश करती है। अब उसे उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उस आदमी को देखकर बुरी तरह से हैरान थी। एकाएक उसके मुंह से निकलता है, बाबा सा। आद्या वीर की फोटो देखी थी, इस वजह से उसने उन्हें पहचान लिया था। फिर वो सोचती है, बाबा सा जिंदा है और वंदना ने उन्हें बंदी बना रखा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज वंदना ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। कोई पैसों के लिए इस हद तक भी जा सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमें विश्वास नहीं हो रहा, और उनकी वजह से माँ और समर्थ के बीच इतनी दूरियां हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक सुहागन होते हुए भी माँ एक विधवा की तरह रह रही हैं। हमें कुछ भी करके बाबा सा को यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? पर हम ये अकेले नहीं कर सकते। क्या हमें समर्थ को मदद के लिए बुलाना चाहिए? पर वो हमारी बात का विश्वास करेंगे? अगर उन्होंने पिछले जन्म में जैसे हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया वैसे ही अब भी नहीं किया तो? पर उन्हें अब वंदना की सच्चाई पता चल चुकी है। हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। फिर वो ऐसे ही उन गार्ड्स के नज़रों से बचकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद राजवंशी महल। आद्या अपने कमरे में बैठी वीर जी के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें वंदना के कैद से कैसे आज़ाद करे। कुछ देर बाद वो आनंद जी के कमरे में चली जाती है। इन कुछ हफ्तों में आनंद जी के हालत में बहुत सुधार आया था। आद्या रोज उनसे बात करने की कोशिश करती रहती थी। वो रोज उन्हें पूरे दिन के बारे में बात देती थी। आद्या उनके पास बैठती है और उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, दादा सा बहुत आराम कर लिया आपने, अब उठ जाए। आद्या की बातें आनंद जी कानों में पड़ रही थी। तभी उसने दूसरे हाथ की उंगलियां हिलने लगती है, पर आद्या देख नहीं पाती। आद्या अपनी आंसू भरी आंखों से कहती हैं, देखिए अब तो हमारी बेगुनाही समर्थ को भी पता चल गई है। और आपको पता, आपके वीर यानी हमारे बाबा सा, आपके बेटे जिंदा है। हाँ बाबा सा वो जिंदा है। हमें उन्हें बचाना है, पर हम ये आपके बिना नहीं कर सकते। प्लीज़ दादा सा हमारे लिए ना सही पर हमारे बाबा सा के लिए उठ जाए।
ये कहते वक्त उसकी आंखों में से आंसू बहे रहे थे। तभी उसे अपने हाथों पर किसी की कमजोर पकड़ महसूस होती है। वो अपना सर उठाकर देखती है तो आनंद जी होश में आ चुके थे। उन्होंने ही आद्या का हाथ पकड़ रखा था। दादा सा, क्या सच में आप होश में आ गए? आद्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू खुशी के थे। आनंद जी की भी आंखें नम थी। वो नम आंखों के साथ हाँ में सर हिला देते हैं और अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, आप सच कह रही है। हमारे वीर जिंदा है। इस पर आद्या अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सर हिला देती है और कहती हैं, हाँ दादा सा, आपके वीर जिंदा है, हमारे बाबा सा जिंदा है। पर आप पहले ठीक हो जाए, फिर हम आपको सब बता देंगे। हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके सब बता देती है। फिर वो सब घर वालों को बुलाती है। आज संडे होने की वजह से सब घर पर थे। कुछ देर बाद अंदर डॉक्टर आनंद जी को चेक कर रहे थे। सब बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। सब ठीक है दादाजी? क्या वो ठीक है? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? वो अब ठीक हो गए हैं? समर्थ ने चिंता से कहा। हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। 2-3 दिन में चल फिर सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ बदल कर दे रहा हूँ, आप वो दवाइयाँ उन्हें दे दीजिए। ये कहते वक्त डॉक्टर दवाइयों की चिट्ठी समर्थ की तरफ बढ़ा देते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वंदना कुछ सोच रही थी। वो किसी भी हालत में आनंद जी को ठीक नहीं होने दे सकती थीं। इसलिए वो कहती हैं, लाओ समर्थ, मैं बाबा सा को दवाइयाँ दे दूंगी। समर्थ को वंदना पर बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों? वो समझ जाते हैं वंदना फिर से आनंद जी की दवाइयाँ बदलने वाली थी। इसलिए वो उससे कड़क आवाज में कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। छोटी माँ इतने दिनों से आद्या दादाजी की दवाइयाँ देख रही थी, आगे भी वही देखेगी। हाँ समर्थ, आद्या बाबा सा को दवाइयाँ दे रही थी, पर अब वैसे भी 2 महीने बचे हैं तुम्हारे और उसके डिवोर्स में। उसके बाद किसी और को ही बाबा सा का ख्याल रखना पड़ेगा, तो क्यों ना? इससे पहले वंदना अपनी बात पूरी करती समर्थ थोड़े गुस्से में कहता है, छोटी माँ, अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। वो अभी भी हमारी पत्नी है और क्या पता भविष्य में हम दोनों का डिवोर्स ना भी हो। हम अभी से कुछ कह नहीं सकते ना। तो दादाजी को दवाइयाँ आद्या ही देंगी। इतना कहकर समर्थ वहाँ से चला जाता है। जब समर्थ ने डिवोर्स ना भी हो ये बात कही तो आद्या इस बात से चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर्थ ऐसा क्यों कहा। चैप्टर 19 हम रक्षित जी से प्यार करते हैं। वहीं समर्थ गुस्से में अपने स्टडी रूम में जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आद्या और अपने डिवोर्स के बारे में सोचकर उसे गुस्सा भी आ रहा था और उससे भी ज्यादा उसे बेचैनी हो रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसे समझ नहीं आ रहा था आद्या के दूर जाने के ख्याल से उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो टेबल पर रखे पानी के जग से पानी लेते हैं और खुद को शांत करने लगता है। कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत होता है, पर फिर एक बार उसके कानों में वंदना की बातें गूंजने लगती है। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास इतनी जोर से पकड़ता है कि वो ग्लास उसके हाथ में ही टूट जाता है। अब उसके हाथ से खून बह रहा था, पर वो तो अभी भी अपने ख्यालों में खोया था। वो खुद से बात करते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा क्या है उनमें? उनके दूर जाने की बात से हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही हैं? हमें उन्हें देखकर वही एहसास, वही सुकून कैसे मिल सकता है? जो सुकून, जो एहसास प्रिंसेस से बात करते वक्त होता था। ये क्या हो रहा है हमें? वो अपने सवालों में, अपने एहसासों में खुद उलझ कर रह गया था। वहीं दूसरी तरफ आद्या अपने कमरे में आकर कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सी बातें चल रही थी। एक तरफ उसे वीर जी की चिंता सता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये बात समर्थ को या नहीं इसी कश्मकश थी। वो खुद से बात करते हुए कहती हैं, क्या करें हम? क्या हमें समर्थ से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं, हम ये बात समर्थ को नहीं बता सकते, वो हमारी बातों का कभी विश्वास नहीं करेंगे।
क्या करे, कैसे बाबा सा को इन सब से बाहर निकाले। फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन कहती हैं, हे महादेव हमारी मदद करे, हमें इतनी शक्ति दें कि हम हमारे बाबा सा को, दादा सा के वीर को और हमारी माँ को उनकी खुशियाँ दे सके। दोपहर का वक्त, सब खाने की टेबल पर बैठ खाना खा रहे थे। इस वक्त समर्थ वहाँ मौजूद नहीं था। तभी वंदना रोहिणी की तरफ देखकर कहती हैं, रोहिणी। रोहिणी का ध्यान इस वक्त खाने पर था। अपना नाम सुनकर वो सर उठाकर वंदना की तरफ देखती है। वंदना अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, तुमने मुझसे शादी के लिए वक्त मांगा था। पिछले 2 साल से तुम वक्त ही मांग रही हो। मुझे लगता है अब तुम शादी के लिए तैयार हो। वंदना के मुंह से ये बात सुनते ही रोहिणी के गले में खाना अटक जाता है। वो जोर जोर से खांसने लगती है। आद्या उसके बाजू में बैठी थी। वो उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाती है। आद्या को रोहिणी के आंखों में कुछ डर दिख रहा था। रोहिणी आद्या के हाथ से पानी का ग्लास लेती है और एक सांस में पानी पी लेती है। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती हैं, माँ हम अभी। इससे पहले वो अपनी बात पूरी भी करती वंदना उसकी बात काटते हुए कहती हैं, मेरी दोस्त का बेटा है। कल वो दार्जिलिंग से वापस आ रहा है। वो परसों तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। वंदना की बात सुनकर रोहिणी अपने आंखों में आंसू भरकर कहती हैं, माँ आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप हमसे बिना पूछे सब कैसे तय कर सकती हैं? हम किसी से नहीं मिलेंगे। वंदना गुस्से से कहती हैं, माहू तुम्हारी ये सब तय करने का मुझे पूरा हक है। एक बात और, तुम्हें उस लड़के से मिलना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने तुम्हें पूरे 2 साल का वक्त दिया था शादी के बारे में सोचने का और कहा था तुम अपनी पसंद मुझे बता सकती हो अगर कोई है तो, पर ना तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया और ना ही मुझे बात करने दी। अब तुम्हें मेरी पसंद से शादी करनी होगी। रोहिणी अपनी नम आंखें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सब अपना खाना खत्म कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आद्या अब सीधे जाया जी के कमरे में चली आती है। इस वक्त जाया जी समर्थ की बचपन की फोटो हाथ में लेकर बैठी थी। वो उसके फोटो पर बहुत प्यार से हाथ फेर रही थी। तभी आद्या की आवाज़ आती है, माँ सा। आद्या की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपनी नम आंखें छिपाने की कोशिश करती है। तो आद्या कहती हैं, कब तक आप ऐसे उनकी नफ़रत झेलती रहेगी? आप उनकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर देती? इस पर जाया जी आद्या की तरफ देखकर कहती हैं, आपको क्या लगता है आद्या हमने कोशिश नहीं की होगी? हमने वो हर कोशिश की जिससे समर्थ की गलत फहमी दूर हो, पर हम चाह कर भी नहीं कर पाए। उन्होंने आधा सच देखकर हमें गलत समझ लिया है। ऐसा क्या हुआ था माँ सा जिस वजह से समर्थ आपसे इतना दूर हो गए? आद्या कहती हैं। तो इस पर जाया जी अतीत की यादों में खोकर कहती हैं, फ्लैशबैक। एक फैक्ट्री जहां एक 12-13 साल का लड़का कुर्सी से बंधा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके सामने कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो लड़का समर्थ था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहां पर आनंद जी और वीर कुछ लोगों से लड़ रहे थे। तभी एक औरत समर्थ की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ की रस्सियां खोल देती है। वो जाया जी थी जिसने समर्थ को छुड़वाया था। तभी उनकी नज़र वीर जी पर जाती है। वो सामने से आ रहे थे। उनके पीछे एक आदमी ने बंदूक तान रखी थी पर उनका ध्यान उस पर नहीं था। जाया जी जल्दी से वहां पड़ी बंदूक उठाती है और सीधा वीर जी की तरफ तान देती है। वहीं समर्थ जो आधी बेहोशी के हालत में था वो चिल्लाते हुए कहने की कोशिश करता है, नहीं माँ प्लीज़ आप बाबा की तरफ बंदूक मत कीजिए, बाबा को गोली लग सकती है। समर्थ पीछे खड़े आदमी को नहीं देख पा रहा था। उसे लग रहा था जाया जी उसके बाबा पर बंदूक तान रखी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी एक गोली चलाने की आवाज़ आती है। ये गोली जाया जी ने चलाई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो गोली जाकर सीधे उस आदमी को लगी थी, पर समर्थ डर की वजह से बेहोश हो गया था। वो ये नहीं देख पाया था कि जाया जी ने गोली वीर पर नहीं उनके पीछे खड़े आदमी पर लगी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर बाद कुछ आदमी जमीन पर पड़े थे तो कुछ वहां से भाग गए थे। जाया जी समर्थ और आनंद जी के साथ उस फैक्ट्री से बाहर निकल आती है।
वीर भी बाहर आ रहे थे, तभी उस फैक्ट्री में एक जोरदार धमाका हुआ और वो पूरी फैक्ट्री आग के लपेटे में आ गई थी। एक पल में ही जाया जी का सब बर्बाद हो चुका था। पर उन्हें क्या अभी और कुछ भी था जो उनसे छीनना बाकी था। अगले दिन जब समर्थ को होश आया तो बाबा बाबा कहते हुए नींद से उठा। वो उठते ही अपने आसपास देखने लगा, वहां उसे जाया जी बिस्तर के सिरहाने अपना सर रखे बैठी दिखी। वो जोर जोर बाबा बाबा चिल्लाए जा रहा था। समर्थ की आवाज़ सुनकर जाया जी उठकर उसे गले लगा लेती है, पर समर्थ उन्हें खुद से दूर करके कहता है, कहाँ है हमारे बाबा? आपने क्या किया उनके साथ? बताए, कहाँ है हमारे बाबा? जाया जी समर्थ को गले लगाकर रोते हुए कहती हैं, वो अब नहीं है। समर्थ ये बात सुनते ही जाया जी को खुद से दूर करता है और कहता है, आपने उन्हें मार दिया। आपने हमसे बाबा को मार दिया। नहीं समर्थ, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम आपको सब बताते हैं। जाया जी समर्थ को समझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, झूठ झूठ बोल रही है आप। हमने हमारी आंखों से सब देखा था। आप चली जाए हमारे कमरे से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। समर्थ गुस्से में अपना मुंह फेरते हुए कहता है। फ्लैशबैक एंड। उस दिन हमने हमारे पति के साथ साथ हमारे समर्थ को भी हमेशा के लिए खो दिया। हमने कई बार उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की थी। जाया जी अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, माँ सा, आज हम आपसे वादा करते हैं, हम इस महल को छोड़कर जाने से पहले आपको आपका समर्थ लौटा कर जाएंगे। आद्या। जाया जी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद वो भी अपने कमरे में चली जाती है। रात का वक्त। आद्या अभी अपना काम खत्म करके आनंद जी के कमरे में चली जा रही थी। तभी उसकी नज़र रोहिणी के कमरे की खुली खिड़की पर जाती है। वो खिड़की से अंदर का नज़ारा देखकर शॉक हो जाती है। रोहिणी ने अपनी कलाई पर एक चाकू रखा था और वो रो रही थी। आद्या एक झटके से उसके कमरे में जाती है और उसके हाथ से वो चाकू छीनकर एक जोर का तमाचा उसके मुंह चेहरे पर मार देती है। आद्या गुस्से से कहती हैं, पागल हो गई है आप? ये क्या करने जा रही थी? रोहिणी भी गुस्से से चिल्लाकर कहती, मरने दीजिए हमें, क्यों रोका हमें? आद्या खुद को शांत करती है और रोहिणी को गले लगाकर कहती हैं, शांत शांत हो जाए रोहिणी। फिर वो उससे अलग होकर कहती हैं, ये क्या करने जा रही थी आप? आपने एक बार भी अपने माँ, भाई सा, अपने दादाजी की के बारे में नहीं सोचा? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या बीतती उन पर? इस पर रोहिणी कुछ नहीं कहती। आद्या फिर उससे कहती हैं, रोहिणी। इस पर रोहिणी अपना सर उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से आद्या की तरफ देखती है। आद्या फिर कहती, रोहिणी क्या हुआ है, हमें बताए, हम आपको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जानते हैं आप हम पर भरोसा नहीं करती हैं, इसलिए आप हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम मासा को भेज देते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही जाने को हुई तो रोहिणी ने उसका हाथ पकड़कर नामे सर हिला दिया। फिर आद्या उसे सोफे पर बैठा देती है और फिर खुद भी उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हैं, क्या आप है रोहिणी? आपने ऐसा क्यों किया, बताए हमें। रोहिणी आंसू भरी आंखों से कहती हैं, हम अभी शादी नहीं करना चाहते, ना ही किसी से मिलना चाहते हैं। बस इतना सी बात। आपको अगर आप अभी शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। आद्या कहती हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, इसलिए हम पिछले 2 साल से हमारी शादी की बात को टाल रहे हैं। पर वो, रोहिणी कहते कहते रुक जाती है। पर वो क्या रोहिणी? कौन है वो? आद्या पूछती है। रक्षित जी, हम रक्षित जी से प्यार करते हैं। हमने उनसे कई बार अपने दिल की बात बताई पर उन्होंने हमें कभी जवाब नहीं दिया। पर अब हम थक गए हैं उन्हें अपने दिल की बात बताते हुए। हम रोज इसी आशा में उठते हैं, कभी तो रक्षित जी हमारे दिल की बात समझेंगे, पर वो शायद हमसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए उन्हें हमारा इंतजार नहीं दिख रहा है। और माँ, वो हमें ज़बरदस्ती किसी से भी मिलवा रही है। हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। रोहिणी रोते रोते कहती हैं और आद्या को गले लगा लेती है। चैप्टर 20 रक्षित की जलन। आद्या रोहिणी को शांत कराती हैं और उसे कुछ बताती है। कुछ देर बाद आद्या उठते हुए कहती हैं,
आगे से ऐसा कभी मत करना, क्योंकि हमारी जिंदगी से बहुत से लोग जुड़े होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हमारे लिए जीते हैं। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी तो रोहिणी कहती हैं, भाभी सा। आज पहली बार रोहिणी ने उसे इतने प्यार से आवाज लगाई थी। आद्या की आंखें नम हो गई थी। वो पीछे पलट कर देखती है तो रोहिणी अपने दोनों कान पकड़कर कहती हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा, आपसे रूडली बात की। इस पर आद्या एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती हैं, आपको याद जब हम पहली बार यहाँ आए थे, तब हमने आपसे कहा था आज से आप हमारे लिए हमारी बहन है। तो एक बहन भला दूसरी बहन से कभी गुस्सा हो सकती है? इतना कहकर वो उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद आद्या अपने कमरे के बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बाजू में खड़ा है। वो अपना सर उठाकर देखती है तो वहां समर्थ था। आद्या फिर अपना सर उठाकर चांद को देखती, पर समर्थ उसकी तरफ ही देख रहा था। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आद्या बिना उसकी तरफ देखे कहती हैं, जब आप परेशान होती है तो हमेशा चांद को देखती है। इतना तो जानते हैं हम कि आप किसी बात से परेशान हैं। समर्थ कहता है, वो अभी भी एकटक उसी की तरफ देख रहा था। समर्थ की बात सुनकर वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो समर्थ उसके चेहरे पर हैरानी देखकर कहता है, पिछले 3 महीनों से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कब दुखी होती है, कब खुश होती है, आपको किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से खुशी मिलती, इन 3 महीनों में हम समझने लगे हैं। और अभी आपकी आंखें बता रही हैं कि आप किसी बात से परेशान हैं। क्या आप हमारी बातों पर विश्वास करेंगे? आद्या इस बार उसकी आंखों में देखकर कहती है, एक बार गलती कर चुके हैं फिर से नहीं दोहरा सकते। एक बार भरोसा कर देखिए, इस बार निराश नहीं करेंगे। समर्थ भी उसकी नीली आंखों में देखकर कहता है। समर्थ की बात सुनकर आद्या कमरे की तरफ जाने लगती है तो समर्थ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे आद्या उसकी बाहों में आ जाती है। समर्थ बस उसकी नीली आंखों में देखे जा रहा था। फिर वो उसके कान के पास जाकर कहता है, आपने अभी तक हमें आपकी परेशानी की वजह नहीं बताई। आद्या उससे दूर होती है, तभी उसकी नज़र समर्थ के हाथ पर जाती है। समर्थ ने अपने हाथ पर अभी तक पट्टी नहीं की थी, उसके हाथ पर जम गया था। आद्या थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहती हैं, ये वो आपका हाथ? कुछ नहीं, बस कांच लगा गई। समर्थ कहता है। इस पर आद्या उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसे सोफे पर बैठा देती है। फिर वो दराज से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर समर्थ के सामने रख देती है और कहती हैं, ये दवाई लगा लीजिए इस पर, इसकी ज़रूरत नहीं है। समर्थ सपाट लहजे में कहता है। इस पर आद्या जाकर सीधे समर्थ के सामने बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर पट्टी करने लगती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। समर्थ बस आद्या के चेहरे को देख रहा था। वो उसकी नीली आंखें, वो उसकी बड़ी बड़ी पलकें जिसे वो बार बार झपकाए जा रही थी। उसके चेहरे पर कुछ बाल आ रहे थे जिसे वो अपने कंधों से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। आद्या की झल्लाहट देखकर समर्थ अपने दूसरे हाथ से उसके बाल कान के पीछे कर देता है। इस पर आद्या हैरानी से समर्थ की तरफ देखती है। फिर वो अपना ध्यान समर्थ की चोट की तरफ लगा देती है। समर्थ देख पा रहा था जैसे जैसे आद्या उसे चोट पर कॉटन लगा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ रहे थे। चोट समर्थ को लगी थी पर दर्द आद्या को हो रहा था। समर्थ आद्या की तरफ देखकर कहता है, आपने हमें आपकी परेशानी की वजह नहीं बताई। इस पर आद्या के हाथ पट्टी करते हुए रख जाते हैं। फिर वो समर्थ की तरफ देखकर कहती हैं, आपको हमारी बेगुनाही पता चल गई, पर अभी भी आपको किसी को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। समर्थ हैरान नज़रों से आद्या की तरफ देखता है तो आद्या अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, मासा, हम मासा के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जो देखा उसे सच मान लिया। आपने ये कभी सोचा है अगर ये सब भी छोटी माँ ने करवाया होगा तो? आप बिना सच्चाई जाने अपनी माँ से पिछले 15 साल से नफरत करते आए हैं। फिर आद्या उठते हुए कहती हैं,
अगर हमारी बातों में आपको 1% भी सच्चाई लगे तो हमारी बात पर जरूर गौर करना। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। वहीं समर्थ अब आद्या की बातों के बारे में सोच रहा था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। वो सोच रहा था, अगर माँ बेगुनाह निकली तो हमने उन्हें बिना बात की इतनी बड़ी सजा कैसे दे दी। उसकी इसी सोच में सारी रात गुजर गई। अगले दिन आज आद्या रोहिणी को लेकर एक रेस्टोरेंट में आए थी। रोहिणी थोड़ा डरते हुए कहती हैं, भाभी सा आपको पक्का यकीन है हमारा प्लान काम करेगा। इस पर आद्या उसे हौसला देते हुए कहती हैं, आप बस बिना डरे जैसे हमने कहा है वैसे करे। हमें पूरा यकीन है हमारे प्लान पर। कुछ ही देर में शुभम आता ही होगा। बस हमने जैसे कहा है वैसा करिए। और एक बात, हमने शुभम को सब बता दिया है, इसलिए आपको उनके सामने हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी बात ही कर रही थी तभी उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा होता है। उस लड़के को देखकर आद्या कहती, अब आपको हमसे मिलने का वक्त मिला। वो लड़का और कोई नहीं रक्षित था। रक्षित उसके सामने बैठते हुए कहता है, अच्छा, और तुम जो इतने महीनों तक गायब थी उसका क्या? इस पर आद्या मुंह बनाते हुए कहती हैं, वो लंबी कहानी है, आप बताए कहाँ थे इतने वक्त से? अरे ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था, बस 2 दिन पहले ही आया हूँ। रक्षित कहता है। तभी उसकी नज़र रोहिणी पर जाती है जो अपने फ़ोन में बिजी थी। रक्षित रोहिणी की तरफ देखकर कहता है, अरे रोहिणी, तुम आज यहाँ कैसे? इस पर रोहिणी जैसे ही कुछ कहने वाली थी तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है। वो लड़का आद्या और रोहिणी की तरफ देखकर कहता है, नमस्ते भाभी सा। ही रोहिणी। इस पर आद्या कहती हैं, अरे शुभम, आप आ गए। रोहिणी कब से आपका वेट कर रही थीं। इस पर शुभम सॉरी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सॉरी, वो मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी जो थोड़ी लंबी चली। चले, अब कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और हाँ, हमारी बहन का ख्याल रखना, आपके लिए हमने दूसरा टेबल बुक किया है। रोहिणी, तुम दोनों अपने टेबल पर जाओ। आद्या एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती हैं। रोहिणी हाँ में सर हिला देती है और फिर वो शुभम के साथ पास वाली टेबल पर जाके बैठ जाती है। इस बीच उसने एक बार भी रक्षित की तरफ नहीं देखा था, पर रक्षित की नज़रें अभी भी रोहिणी पर ही थी। रक्षित की नज़रें उस तरफ देखकर आद्या कहती हैं, वो रोहिणी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी, और वो जो अभी अभी आया था ना, वो छोटी माँ के दोस्त का बेटा है। आज रोहिणी उसके साथ लंच के लिए आए हैं। आद्या की बात सुनकर रक्षित के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके कानों में आद्या की कही बातें गूंज रही थी, रोहिणी ने शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अब उसका ध्यान आद्या की बातों पर नहीं था, उसका सारा ध्यान शुभम और रोहिणी पर था। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बीच बीच में हंस रहे थे। रक्षित को इस वक्त बहुत जलन हो रही थी और साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। आद्या रक्षित को ही देख रही थी। कुछ देर बाद शुभम अपनी जगह से उठता है और रोहिणी को हक करता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, डोंट वरी, हमारा प्लान काम कर रहा, बस थोड़ा सा और। औक। इस पर रोहिणी हाँ में सर हिलाकर मुस्कुरा देती है। वहीं शुभम को यूं रोहिणी के गले लगा देख रक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं कि रक्षित रोहिणी से प्यार नहीं करता था, रक्षित भी रोहिणी से प्यार करता था, पर समर्थ उसका बचपन का दोस्त था और वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए वो जल्दी ही समर्थ को भी इस बारे में बता देना चाहता था। थोड़ी देर में दोनों आद्या और रक्षित के पास आ जाते हैं। अच्छा भाभी सा, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। वैसे भी कल तो आना ही माँ के साथ। बाय रोहिणी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुभम अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है। रोहिणी भी एक बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहती हैं, हमें भी। इसके बाद शुभम वहाँ से चला जाता है। फिर आद्या रोहिणी की तरफ देखकर कहती हैं, अच्छा रोहिणी, अब हमें भी ऑफिस जाना है, हम भी निकलते, आप अकेले चली तो जाएंगी ना? तभी रक्षित कहता है, कोई बात नहीं आद्या, रोहिणी को मैं महल छोड़ देता हूँ, हम अकेले जा सकते हैं। रोहिणी बिना रक्षित की देखे कहती हैं, नहीं रोहिणी भाई सा, आपको महल छोड़ देंगे, आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, अभी हम निकलते हैं, वैसे भी आज हम पहले ही लेट हो चुके हैं।
इतना कहकर आद्या वहां से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न स्टोरी ऑफ लव एंड हेट।